अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। और इस व्लॉग में थोड़ा तज्जिया और तबसरा भी ज़रूरत से ज़्यादा शामिल है। तो आज बात करेंगे दो तीन अहम चीज़ों के ऊपर। एक तो जनाब हद तक इज़्ज़त जो बिल बनाया गया था पंजाब के लिए ख़ास तौर पर मरीम नवाज़ साहिबा की फरमाइश पर, तो उस बिल को फाइनली मंजूरी का दर्जा मिल चुका है और इसके ऊपर गवर्नर के दस्तखत हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी ने इसमें क्या रोल प्ले किया है वो आपको बताते हैं। इसके साथ साथ बुशरा बेगम साहिबा की जो दरख्वास्त है उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एतराज़ लगा दिए, जो फ़ैसला मुअत्तल करने के हवाले से थी, सज़ा मुअत्तल करने के हवाले से थी। ये क्या एतराज़ात हैं इसके ऊपर बात करते हैं। मौलाना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से अहम खबर आ रही है कि सेम पेज पर आ रहे हैं और हो सकता है कि आज इस हवाले से कोई बड़ी खबर आ सके, कोई मुआहदा हो जाए। इसके ऊपर भी बात करेंगे। पीटीआई के लिए उठाए जाने का सिलसिला तेज़ हो चुका है। एक और उनके मेंबर को उठा लिया गया है और उनका अभी तक कोई अता पता नहीं है। आज नवाज शरीफ साहब ने कुछ गुफ्तगू की है, उसका भी कुछ पोस्टमार्टम करेंगे। और साथ साथ सिकंदर बख्त साहब का एक बड़ा मशहूर हो रहा है बयान, जो उन्होंने कल जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर तज्जिया देते हुए कहा कि बेसिकली क्रिकेट टीम का कबाड़ा उसी वक्त शुरू हो गया था जब नया पाकिस्तान बनाया गया था। और उसके बाद इमरान खान साहब का बेसिकली जो वो फैसला था कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म करके उन्होंने 6 टीमें बनाई और उसकी बुनियाद के ऊपर उनका कहना था कि टीम की सिलेक्शन होनी चाहिए। तो इसको उन्होंने काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया और बेसिकली इल्ज़ाम सारा इमरान खान के इस फैसले की तरफ डाल दिया कि उनका ये फैसला गलत था जिसकी वजह से टीम की आज ये हालत है। तो क्या वाकई ऐसा, इसका भी थोड़ा सा जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। पहले 2-3 खबरें मैं जल्दी जल्दी आपको दे दूँ, फिर तज्जिया करेंगे। पहले तो जनाब हद तक इज़्ज़त बिल का जो मामला था, इस कानून में पीपल्स पार्टी कोशिश ये कर रही थी कि डबल रोल प्ले कर ले। हालांकि पूरी सपोर्ट भी दी हुई है हुकूमत को, लेकिन जहाँ पर उन्हें लगता है कि जी हमें कहीं पे नज़रियाती तौर पर नुकसान होगा, पॉलिटिकली नुकसान होगा, तो वहाँ पर उन फैसलों से अपने आप को फासले पे करने की कोशिश करती है। जैसे हद तक इज़्ज़त बिल पर सहाफ़ियों की तरफ से खासी तनकीद हो रही थी, तो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये था कि जनाब हम तो इस सारे मामले में सहाफ़ियों के साथ हैं, हम हुकूमत का साथ नहीं दे रहे। और फिर इन्होंने क्या किया कि जो गवर्नर साहब हैं, अब पीपल्स पार्टी के गवर्नर हैं, अगरचे अक्सरियत नून लीग की है इस वक्त असम्बली में और वो अपनी मर्ज़ी से ये बिल पास करवा चुके हैं, लेकिन हतमी इसकी मंजूरी तो गवर्नर ने देनी होती है, जब उनके सिग्नेचर होते हैं फिर ही ये लागू हो सकता है। अब गवर्नर साहब ने क्या किया कि जनाब सहाफ़ियों के साथ मुलाकात कर ली, उन्हें यकीन दहानी करा दी कि जी आपके तहफ़्फ़ुज़ात पूरे किए जाएंगे, आपकी तजावीज़ को शामिल किया जाएगा और जिन शिकों पे आपको ज़्यादा एतराज़ है उनके ऊपर बिल्कुल बात करेंगे हम अपनी इत्तेहादी हुकूमत से। लेकिन उसके बाद डबल गेम क्या खेली कि जब मंजूरी का वक्त आया तो गवर्नर साहब खुद छुट्टी पर चले गए और कायम मकाम गवर्नर बन गए मलिक अहमद ख़ान साहब, जो कि स्पीकर हैं पंजाब असम्बली में, PMLN के रहनुमा हैं। उन्होंने जैसे ही वो कायम मकाम गवर्नर बने, बड़े मज़े से इस बिल को साइन कर दिया और इस तरह अब ये कानून बन के नाफिज हो गया। तो ये है सहूलतकारी जिसको हम आम अल्फाज में कहते हैं। यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ी सहूलतकारी करते हुए अपने आप को बचाने की भी कोशिश की कि जी ये कह सकें कल को कि हमारे गवर्नर ने तो साइन नहीं किए, वो खुद रुखसत पे चले गए और उनके लिए खुला जवाज़ फ्राहम कर दिया कि वो बड़े मज़े से इस बिल को नाफिज कर लें। तो यही इनका हर मामले के ऊपर चक्कर है पीपल्स पार्टी का कि हर फैसले में साथ भी दे देते हैं और बज़ाहिर मीडिया पर अपने आप को बचाने के लिए और अपने बयानिए को बचाने के लिए उससे फासला भी इख्तियार करते नज़र आते हैं। लेकिन ये बेसिकली अब एक मुनाफ़कत की सियासत है जो ज़्यादा देर नहीं चलेगी। आपको तो या लाइन के इस तरफ खड़े होना है या उस तरफ खड़े होना है। अब अगर आप दोगली पॉलिसी बनाएंगे तो अब वो दोगली रहती नहीं है, वो एक्सपोज हो जाती है। तो यही सूरत हाल इस वक्त पीपल्स पार्टी के साथ हुई है, पकड़े फ़ौरन गए हैं। बहरहाल ये हद तक इज़्ज़त बिल अब फौरी तौर पर चैलेंज भी कर दिया गया है हाई कोर्ट में और ये एक्सपेक्टेड ही था क्योंकि इसमें बहुत सी मुतनाज़ चीज़ें थी और ये एक्सपेक्टेड था कि ये चैलेंज हो जाएगा। लेट्स सी इसका फ्यूचर क्या होता है। लेकिन मैं तो इस बात पे बिलीव करती हूँ वैसे कि अगर ये लागू भी हो तो मेरा ख्याल है ख़ुद नून के लोगों के ऊपर इसके ज़्यादा केसेस बन जाएंगे। जितना झूठ ये लोग बोलते हैं और जो इनके चेले चमचे झूठ बोलते हैं और जिस किस्म की ज़बान ये इस्तेमाल करते हैं, मेरे ख्याल से ज़्यादा केसेस तो इन्हीं के ऊपर बन जाएंगे। तो अगर ये बिल रहता भी है तो
ख़ास तौर पर वो सहाफ़ी जो झूठी खबर नहीं देते, हम लोगों को तो कोई परेशानी नहीं है। हाँ, अगर किसी ने पकड़ना है तो वो बिला वजह कोई जवाज़ बना ले तो वो एक अलग बात है कि किसी को तकलीफ़ पहुंचानी हो, लेकिन ना तो हम कोई झूठी खबर देते हैं, और जो तज्ज़िया या राय होती है वो हमारी राय होती है, उससे अगर किसी को हमारी कोशिश नहीं होती कि किसी की तज़हीक हो। लेकिन बात यह है कि जब फैक्ट्स पर मबनी बात आप करते हैं तो वो बहुत से लोगों को बुरी लगती है। तो बहरहाल लेट्स सी कि इस सारे हद इज़्ज़त बिल का क्या फ्यूचर होता है, लेकिन इसमें जो पीपी का रोल है वो काफ़ी एक्सपोज बहरहाल हो चुका है। अब पीटीआई के लिए कहानी ये है, ख़बर ये है कि पिछले कुछ अरसे में 3-4 दिनों में ख़ास तौर पर, बल्कि 1-2 हफ़्तों से ही काफ़ी ज़्यादा ये ख़बरें आ रही हैं कि उनके मुख्तलिफ़ कारकुनान को उठाया जा रहा है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के घरों पर छापे मांगे जा रहे हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स को तंग किया जा रहा है। और अभी कल की ये ख़बर आई है कि एक और पंजाब से जो इनके रहनुमा थे, बेसिकली टिकट होल्डर भी रहे हैं, उनको भी अगवा कर लिया गया, उठा लिया गया, और उनकी अभी तक कोई खैर खबर नहीं है। तो अब ये एक नया क्रैकडाउन हमें नज़र आ रहा है, पीटीआई के ऊपर शुरू हो चुका है। इसकी वजह बज़ाहिर ये नज़र आ रही है कि जो एक दोबारा से ये लोग कन्वेंशंस की बात कर रहे हैं, दोबारा से जलसे जुलूसों का जिक्र कर रहे हैं, तो उसके मद में ख़ास तौर पर, और फिर सोशल मीडिया पर जो इन्होंने अब एक क्रैकडाउन शुरू किया है उसके तनाजुर में, तो इस तरह से अब ये ओवरऑल एक हमें क्रैकडाउन जो है वो नज़र आ रहा है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर एक दफ़ा फिर से, जहाँ पे इन्हें लगता है कि अब ये थोड़ा सा संभल रहे हैं और अब दोबारा से अपने आप को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, तो वहीं पे एक और क्रैकडाउन का सिलसिला शुरू हो जाता है ताकि उनको जड़ ही पकड़ने ना दी जाए। तो ये हमें एक बड़ा ऑब्वियस सा एक प्लान और एक स्ट्रैटेजी जो है वो हुकूमत की तरफ से नज़र आ जाती है। इसके साथ पीटीआई भी अपने पत्ते खेल रही है। आज स्वात में उन्होंने जलसे का फैसला किया है, काफ़ी बड़ा एक वहाँ पर एहतमाम किया गया जलसे का। मुराद सईद का ये हल्का है और बड़ी तादाद में यहाँ पर डेफिनेटली लोग शामिल होंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और ये जलसा इस वजह से यहाँ पर किया जा रहा है क्योंकि इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त नहीं मिली थी, रवात में जलसे की इजाज़त मिली थी, जिसको पीटीआई ने खुद ही मुस्तरद कर दिया था और फिर ये अनाउंसमेंट की थी कि ये हमें सिर्फ ट्रैप करने के लिए इन्होंने नाम नहाद इजाज़त दी है। असल में ये सारा इलाका कैंटोनमेंट के अंडर है और हमें फिर उधर से इजाज़त लेनी पड़ेगी जो कि हमें नहीं मिलेगी, तो अल्टीमेटली फिर भी हमें ये यानी इस्लामाबाद की हदूद में जलसा नहीं करने देंगे। तो अब इस बुनियाद के ऊपर पीटीआई ने स्वात में जलसे का ऐलान किया। अब स्वात उनका ज़ाहिर है होम ग्राउंड है, यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग भी आ जाएंगे, मुराद सईद से लोगों की एक जज्बाती वाबस्तगी भी है, इसलिए और भी ज़्यादा लोग आ जाएंगे। इसके अलावा जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मूवमेंट है उसके रहनुमा भी हैं, उनकी भी जमातों के लोग शामिल होंगे और ये एक अच्छा जलसा हो जाएगा। अली अमीन गंडापुर साहब भी यहाँ पर आएंगे खिताब करने के लिए। और दूसरी तरफ मौलाना के साथ काफ़ी तेज़ी से रवाबित आगे बढ़ा रही है पीटीआई और कोशिश ये की जा रही है कि एक मुआहदे पर पहुंचा जाए जिस पर जल्द ही दस्तखत कर दिए जाएं और इस तरह बाकायदा JUIF यानी मौलाना फजल रहमान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बाकी जमातों के साथ मिलकर एक प्लेटफॉर्म से इस हुकूमत के ख़िलाफ़ एक जद्दोजहद कर सकें। जलसे जुलूस होंगे, लॉन्ग मार्च होंगे, ना जाने क्या क्या होगा, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या वाकई ये मुआहदा पाया तकमील तक पहुँचेगा और अगर पहुँचेगा तो कितनी देर चलेगा, ये भी देखना होगा। क्योंकि हम देख चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो JUIF है वो रिवायती हरीफ हैं, नज़रियाती तौर पर भी काफ़ी दूर हैं एक दूसरे से। तो ये जो अलायंस है एक नुक्ते तक तो हो सकता है कि चलें जी इस हुकूमत के ख़िलाफ़, लेकिन फिर ये भी देखना होगा कि जो आपकी इलाकाई सियासत है वो भी तो डैमेज होगी जब आप एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल रहें। तो ये सारी चीज़ें देख कर ही ये मुआहदा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब के मुँह को ताला कौन लगाएगा। अली अमीन गंडापुर साहब कंटिन्यूसली गैर ज़िम्मेदाराना बयानात दे रहे हैं और मैं उनके कुछ बयानात को बहुत ज़्यादा मजम्मत भी करती हूँ। ख़ास तौर पर भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी के बारे में भी इन्होंने अजीबोगरीब सी गुफ्तगू की है, बिल्कुल लो लेवल की। कोई ज़रूरत नहीं है आपको इस किस्म की गुफ्तगू करने की। आप एक सूबे के वज़ीर आला हैं, अपने आप को, अपने मकाम को पहचानें। गैर ज़रूरी गुफ्तगू करके लोगों की तनकीद का रुख अपनी तरफ क्यों करते हैं। अब इसके जवाब में अगर कोई ये कहे कि जी वो भी ऐसे करते हैं, वो भी वो अगर गंदगी बोलते हैं तो क्या हमें भी उतनी गंदगी बोलनी है आपने। ये तो कोई जवाब ना हुआ कि कोई और करता है तो जी मैं भी ऐसे ही करूँगा, तो इस तरह नहीं होता। बिल्कुल ये काबिल मुज़म्मत बात है कि आप किसी के ऊपर भी ज़ाती किस्म की गुफ्तगू करें और फिर मौलाना साहब के, और फिर आप ये देखें हर वक्त बिला वजह जो गवर्नर है उनके साथ भी उलझते चले जा रहे हैं। भाई उनके साथ आपकी गोलाबारी का वजह ही नहीं है, कोई उसका मकसद ही नहीं है, तो क्या ज़रूरत है अपने ऊपर तनकीद मोल लेने की। और फिर तनकीद आप कर रहे हो तो चलें भी करें, आप सियासी जुमलेबाजी करते क्या हैं।
अजीब व गरीब किस्म के रिमार्क्स देते हैं, मैं उठा के फेंक दूंगा, जैसे कोई थड़े के ऊपर लोग बैठे हुए गुफ्तगू कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल काबिल मुज़म्मत है। और पहले ही आपकी जब नामजदगी हो रही थी तो उसके ऊपर लोग तनकीद कर रहे थे, और आप ये साबित कर रहे हैं कंटिन्यूसली कि आपके ऊपर जो तनकीद हो रही थी वो ठीक हो रही थी। तो ये मेरा ख्याल है कि बहुत ही गैर जिम्मेदाराना आपकी तरफ से बात है। आपको सूबे का मैंडेट मिला है, सूबे के मसले हल करें, आवाम को सेटिस्फाई करें, पुलिस रिफॉर्म्स करें। आपके कारकुन आज भी वहाँ पर आपके सूबे के अंदर अगवा हो रहे हैं, उनकी फैमिली सेफ नहीं है, आप उनको इंसाफ दिलाएं। जो आपके अभी तक 9 मई के मामलात हैं वो रुके पड़े हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई सूबे में अभी तक अपॉइंटमेंट्स नहीं कर सके, किसी का एहतसाब नहीं कर सके जिन्होंने गलत मुकदमात बनाए, लोगों पे जुल्म किया। तो आप अभी तक कोई बड़ी वहाँ से ऐसी दबाव नहीं बना सके कि जिसकी वजह से इमरान खान की रिहाई या उनके हवाले से आप कोई पेशरफ्त कर सके हों। तो जिन चीज़ों के लिए आपको मैंडेट दिया है उसके ऊपर आपकी तवज्जो ना हो और आप बढ़ बढ़ के सिर्फ डायलॉग बाजियाँ कर रहे हैं और एक अजीब से थड़े के गली के गुंडे की तरह बिहेव करेंगे, तो ये चीज़ें कोई भी आपको इसके ऊपर अप्रिशिएट नहीं करेगा। मेरा ख्याल है अली अमीन गंडापुर साहब को फोकस अपना सीधा रखना चाहिए। अच्छी चीज़ें कुछ उन्होंने की हैं, उन्हीं पे फोकस करें और चीज़ें अच्छी करें। लेकिन ये जो आपकी बिला वजह की बयानबाजी है, इससे सिर्फ आपको नुकसान ही होगा, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब आ जाते हैं, और ये इसी तरह मौलाना के ऊपर भी बात कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और इसी वजह से वो जो इत्तेहाद अभी बना भी नहीं है वो पहले ही जो है ना वो लरजना शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा मेच्योर बिहेव करना चाहिए। अब आ जाते हैं जी 2-3 अहम चीज़ें। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आज गुफ्तगू उन्होंने की है मरी में, उसमें उन्होंने पता नहीं आज किए या कल किए, क्योंकि कल भी उनकी गुफ्तगू कुछ रिपोर्ट हो रही थी और आज भी उसकी कुछ वीडियो भी आ गई है। अब नवाज शरीफ साहब जो हैं उनका मसला ये है कि उन बेचारों को तो कोई डिस्कस ही नहीं करता, बिल्कुल वो इररेलेवेंट हैं सियासत से, और वो क्या कर रहे हैं, कहाँ पर मौजूद हैं, उनकी क्या इस वक्त जहन में प्लानिंग चल रही है, कुछ भी कोई चीज़ उस तरह से डिस्कस ही नहीं होती। मेन स्ट्रीम मीडिया पे ज़रूर एक आधी कोई हेडलाइन लगवा देते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हुकूमत का होल्ड है तो वो कुछ ना कुछ उस पर लगवा देती है। लेकिन आप देख लें कि सोशल मीडिया पर जनरली पब्लिक टॉक्स में कहीं कभी आपने देखा है कि आप किसी महफिल में बैठे हों तो वहाँ पर नवाज शरीफ डिस्कस हो रहा हो? तो नहीं होते नवाज शरीफ साहब डिस्कस। तो बहरहाल नवाज शरीफ साहब ने लगता है कि ये सोचा है कि जिस तरह बहुत सारे और लोग करते हैं कि चलो इमरान खान पे ही बात कर लूँ, शायद मेरी बात हो जाए। तो कुछ ऐसी सूरत हाल है, आज फिर इमरान खान साहब पे वो बोलना शुरू हो गए ताकि उनको भी डिस्कस कर लिया जाए, रेलिवेंट हो जाए। और बोल क्या रहे हैं कि जी मैं खुद आपके पास घर चल के आया और मिल के चलें और जमहूरियत को मजबूत करें, लेकिन आपने जमहूरियत को कमज़ोर किया। तो मियाँ साहब पहले तो ये बताएं कि आप कौन सी जमहूरियत की बात करें? ये जमहूरियत कि जिसमें आप एक कैद में शख्स, बल्कि कैद में एक मरीज़ खातून से आप हार गए अपना इलेक्शन, और उसके बावजूद भी जाली जीत पर उनकी सीट के ऊपर आप असम्बली में पहुंच गए, झूठा हलफ उठा लिया और आप बात करें जमहूरियत की। ये आपके मुंह से अच्छी लगती है इस तरह की बात? जो बंदा जीता भी नहीं हुआ और वो जमहूरियत की बात कर रहे हैं जाली जीत के ऊपर। फिर कहने लगे कि जी आपने अमेरिका में जाके कहा मैं आपका एसी उतरवाऊंगा, मुझे तो इस तरह की चीज़ें ध्यान में भी नहीं आती, आप भी आज जेल में, आप एक के बजाय 2 एसी लगवा लें। तो भाई एक एसी भी अभी तो है नहीं, तो आप क्या बात करें कि 2 एसी लगवा लेंगे? इस तरह की बात है। ऐसी बात है तो फिर आप अगर इतने ही लोगों के ख्याल रखने वाले हैं, इतने आला ज़र्फ़ के लोग हैं आप, तो फिर करें ना, अपने बेटी को सबसे पहले कहें कि ये जो पंजाब में ख़वातीन बंद हैं इनको क्यों बंद रखा हुआ है, क्यों इनको ज़मानतें नहीं देने दे रही, क्यों इनको बार बार मुकदमात में गिरफ्तार कर रही हैं? तो पहले ये तो करें। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि अब तो खुद सनम जावेद के वालिद ने आके मीडिया पर बता दिया है कि मरियम नवाज साहिबा पर्सनल इंतकाम ले रही हैं मुबैना तौर पर सनम जावेद से, जो कि पहले भी बहुत सारे लोग इस तरह का क्लेम कर चुके हैं। तो वो ये कह रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आपको इतना ही लगता है कि जी आप बड़े आला ज़र्फ़ लोग हैं, तो जाएँ ना, पहले अपनी बेटी से कहें कि कम अज़ कम ख़वातीन की तो रिहाई मुमकिन बनाएं, और फिर आप बात करें कि हाँ इमरान खान को आपने क्या सहूलत दी है, क्या नहीं सहूलत दी। तो आपकी हर बात में तज़ाद है, इसी वजह से आप बिल्कुल आज सियासत से इररेलेवेंट हैं, क्योंकि जो भी आपने उसूल खुद तय किए कभी आप उसके ऊपर खड़े ही नहीं हुए। अब आप ये कह रहे हैं कि जी हमारे दौर में कभी कोई निकला ही नहीं, लोग बाहर ही नहीं निकलते और इस तरह। जी नहीं मियाँ साहब, अभी हमने देखा कि जिस दिन आपने इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई थी साजिशें करके, तो उस वक्त भी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले थे। और अगर आप वाकई जमहूरी होते तो उस दिन लोगों का बाहर निकलना देख के आप ये कह देते कि ये गलत हुआ है, आप फौरी इलेक्शन में चले जाते कि चलें अगर हमने साजिश करके हुकूमत गिरा भी दी तो हम इलेक्शन में चले जाते हैं। लेकिन आप लोग इलेक्शन में नहीं गए,
क्योंकि आप लोग खुद जमहूरियत पे यकीन ही नहीं रखते। अगर आप वाकई लोगों की चॉइस के ऊपर यकीन रखते तो आप हुकूमत गिराने के बाद इलेक्शन में जाते, लेकिन आप लोगों ने बार बार इलेक्शन को डिले किया, हत्ता कि उसकी जो आईनी मुद्दत थी उससे भी ज़्यादा उसको आगे ले गए, सिर्फ इस खौफ से कि लोग आपको वोट नहीं देंगे, इमरान खान को वोट देंगे। आपने आइन शिकनी कर ली, आप आइन शिकन कुव्वतों के साथ बैठ के प्लानिंग्स करते रहे और ये आपने जमहूरियत का गला घुंटा। और आज आप आ रहे हैं जमहूरियत के ऊपर लेक्चर देने के लिए। मिसाक जमहूरियत की आप बात कर रहे थे, तो मिसाक जमहूरियत में क्या आपने पीपल्स पार्टी के साथ ये तय किया था कि टाइम पर इलेक्शन नहीं कराएंगे, कि अगर कोई तीसरी जमात जीत जाएगी तो लिहाजा हम टाइम पे इलेक्शन ही ना कराएं? ये था आपका मिसाक जमहूरियत? या ये था आपका मिसाक जमहूरियत के मर्जी के जज तैनात किए जाएंगे और फिर उन जजों को एक्सटेंशन देने की कोशिशें की जाएंगी ताकि आप अपने मुखालिफिन को दीवार से लगा सकें, उनको नाजायज़ जेलों में रख सकें? ये थी आपकी मिसाक जमहूरियत। और फिर आप आज भाषण देने बैठे हुए हैं कि जनाब हम तो मिलकर चलने के थे। मिलकर चलना आपका सिर्फ ये था कि अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। मिलकर चलना कोई जमहूरियत की मजबूती के लिए नहीं था, कोई पाकिस्तान की बेहतरी के लिए नहीं था। मिल के चलने का आपका मतलब होता है मिल के बैठ के अपने मफादात का सौदा कर लें, अपने मफादात को तय कर लें कि किस में आपका मफाद है, किस में आपका मफाद है। वरना जिस तरह की लैंग्वेजेस आप लोग यूज़ करते रहे, जो इल्ज़ामात लगाते रहे, तो क्या वो सब झूठ था? अगर वो झूठ था जो आप लोगों ने पीपल्स पार्टी को कहा और पीपल्स पार्टी ने आपको कहा, तो फिर आपने कौम से माफ़ी मांगी कि हमने ये गलत किया, हम झूठ कहते थे, ये मुकदमात जो हमने पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनाए वो झूठ थे। जो पीपल्स पार्टी ने आप लोगों के खिलाफ मुकदमात बनाए, क्या उन्होंने कहा कि वो झूठ थे? तो फिर जब आप लोग नहीं मानते कि वो झूठ थे, तो फिर आप किस मुंह से कह रहे हैं कि हम लोग पाकिस्तान में जमहूरियत की मजबूती के लिए साथ बैठे हैं? जी नहीं जनाब, आप लोग एक दूसरे के केसेस माफ़ करवा के म्यूचुअल बेनिफिशरी हैं। ये था आपका मिसाक जमहूरियत। और अभी आप बात कर रहे हैं जर्नैलों की, जो हमें किसी से इंतकाम नहीं लेना, ये वो। अभी भी आपकी हकीकत ये है कि एक जो आमिर गुजर चुका है परवेज़ मुशर्रफ, उसकी तो आप बात कर रहे थे जी, हमें आपसे कोई शिकवा नहीं है। और अभी मौजूदा जो आमिर हैं, जो मौजूद हैं दुनिया में, उनकी तो आप बात नहीं कर रहे। अब आप में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि जनरल बाजवा या जनरल फैज़ का नाम ले सकें, उनको कटहरों में खड़े कर सकें। तो आप सिर्फ शिकवे शिकायत ही करते रहेंगे सारी ज़िंदगी, रोने धोते ही करते रहेंगे, या फिर आप उनको कटहरों में भी लाएंगे या उनके खिलाफ कोई जद्दोजहद भी करेंगे आमरीत के खिलाफ? लेकिन आप कैसे कर सकते हैं? आप तो खुद आमरीत के बेनिफिशरी हैं। तो ये जो ड्यूअल रोल है ना मियाँ साहब, ये अब चलेगा नहीं। मुझे खैर सिकंदर बख्श साहब के ऊपर भी बात करनी थी, जिन्होंने आज ये कमेंट किया हुआ था कि जी इमरान खान साहब के दौर से बेसिकली क्रिकेट की जो है वो तनज़्ज़ुली का सिलसिला शुरू हुआ। सिकंदर बख्श साहब बहुत बायनास समझे जाते होंगे भाई अपने चैनल के ऊपर, लेकिन पता नहीं ये चैनल का असर है या किस चीज़ का, मुझे समझ में नहीं आई। मैं तो बहुत ज़्यादा क्रिकेट को समझती भी नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी सी कुछ कॉमन सेंस की चीज़ें ज़रूर हैं जो मैं देख सकती हूँ। वो ये कि इमरान खान के दौर में क्रिकेट टीम की क्या परफॉर्मेंस थी और आज के दौर में क्रिकेट टीम की क्या परफॉर्मेंस है। और फिर आप ये बात करें कि जी डोमेस्टिक क्रिकेट उन्होंने चूँकि ख़त्म कर दी। भाई डोमेस्टिक क्रिकेट कैसे ख़त्म कर दी? डोमेस्टिक क्रिकेट क्या होती है? क्या सिर्फ डिपार्टमेंटल टीम्स का नाम ही डोमेस्टिक क्रिकेट है? डोमेस्टिक क्रिकेट में तो हर चीज़ ही आ जाती है ना। स्कूल कॉलेज की क्रिकेट तो ख़त्म नहीं कर दी इमरान खान ने, क्लब क्रिकेट तो ख़त्म नहीं कर दी, अकेडमीज़ तो ख़त्म नहीं कर दी। कोई ये तो नहीं उन्होंने कह दिया कि सीधी डायरेक्ट 6 टीम्स हैं और उन 6 टीम्स में भी लोकल प्लेयर्स ही हैं ना, आपके डोमेस्टिक प्लेयर्स ही हैं, कोई इंटरनेशनल प्लेयर्स तो नहीं हैं। तो वो बेसिकली आप डिपार्टमेंटल क्रिकेट से सिलेक्ट होके ऊपर आए या आप 6 टीमों से सिलेक्ट होके ऊपर आए, उसमें कितना डिफरेंस है? आप सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि जी डिपार्टमेंटल क्रिकेट। भाई बात ये कि आज भी बहुत सारे प्लेयर्स वो हैं जो इमरान खान के दौर में भी प्लेयर थे, यानी इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे उस दौर में भी प्लेयर्स थे, वो उस वक्त परफॉर्म कर रहे थे, आज परफॉर्म नहीं कर रहे। वजह ये है कि बहुत सारी जो आपकी पॉलिटिकल डिसीजंस हैं, पॉलिटिकल मैनेजमेंट है, उन्होंने आकर जिस तरह से अकरबा परवरी की है, जिस तरीके से आपने चीफ सिलेक्टर बनाया है जो खुद कभी अच्छा बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर नहीं रहा, और फिर पूरी 10-15 लोगों की आपने एक मैनेजमेंट की टीम बनाई हुई है। आपको पता है पूरी एक टीम जो प्लेयर हैं खेलने वाले उतनी ही हमारी मैनेजमेंट की टीम है। पता नहीं कोई हेड कोच है, कोई फील्डिंग कोच है, कोई स्पिन बॉलिंग कोच है, कोई बैटिंग कोच है, कोई उसके बाद फिर फास्ट बॉलिंग कोच है, कोई उसके बाद ओवरऑल कोच है, कोई सीनियर है, कोई जूनियर है, कोई हेड कोच है। पता नहीं कितने किस्म के 10 किस्म के आपने कोचेज़ लगा दिए। क्या सिर्फ लोगों को पैसे देने के लिए आप लोगों ने भर्तियाँ कर दी? परफॉर्मेंस नील बटा नील। जो आपने लोगों को, जो उनकी टीम की खामियां थी वो आपने ख़त्म नहीं की।
और टीम का इस वक्त हाल ये है, कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है। आज की जो टीमें हैं, नौमलूद टीमें हैं, कमज़ोर तरीन टीमें हैं, उनके आगे वो लरसती हुई टीम नज़र आ रही है। टीम को इस वक्त साइकोलॉजिकल कोचिंग की ज़रूरत है, फिर उसके साथ स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है। यहाँ पर हम देख रहे हैं सिर्फ वही बात कि हर चीज़ का मलबा उठा के इमरान खान पे डाल दो कि जी उसने ये कहा। भाई क्रिकेट तो हो रही थी ना, PSL भी चल रही है, वहाँ से ही आपने खिलाड़ी सेलेक्ट करने हैं, तो ग्रूम करें, आप अच्छे खिलाड़ियों को लेकर आएँ आगे और आपका एक पूरा सिस्टम बनता है। लेकिन यहाँ पर जिस चैनल पे आप पता नहीं बैठे हुए हैं उसका आप पे असर था या क्या, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन भाई सिंपल सी बात है कि जो आप सिंपल इतना कंपैरिजन कर लें कि इमरान खान के दौर में जब रमीज़ राजा साहब PCB के चेयरमैन थे और जो आज सूरत हाल है, इसमें कितना डिफरेंस आया है आपकी टीम की परफॉर्मेंस का, उसी से आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, कभी वो उसका नवाज शरीफ का दोस्त नजम सेठी लगा दो, कभी जरदारी का दोस्त ज़का अशरफ लगा दो, अब वो आसिम मुनीर साहब के करीब हैं मोहसिन नकवी साहब, अब उनको लगा दो। चलो भाई ये हो रहा है। तो इस तरह आप नवाजते रहें, दोस्तियाँ निभाते रहें, तो आप बेड़ा गर्क करते रहें। ये तो एक बड़ी सिंपल सी बात है। जब मेरिट पे आप फैसले नहीं करेंगे आगे, फिर मोहसिन नकवी ने आके सिर्फ ये नहीं वहीं पे ब्रेक लिया, उन्होंने अपनी सारी दोस्तियाँ निभाई। चलो भाई मुझे वो आमिर मीर पसंद है, मैं उसको भी एडजस्ट कर दूँ, मुझे वहाब रियाज पसंद है, मैं उसको भी एडजस्ट कर दूँ, मुझे वो फलां बंदा चाहिए, मैं उसको भी एडजस्ट कर दूँ। उन्होंने अपने 15-20 बंदे ला के एडजस्टमेंट कर लिए। फिर वो जो आगे से आए, अब वो वहाब रियाज आए, फिर उसकी अपनी कोई फेवरेटिज्म होगी कि चलो मैं इस खिलाड़ी को सिलेक्ट कर लूँ, चलो मैं उस खिलाड़ी को सिलेक्ट कर लूँ, वो परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा, मैं उस खिलाड़ी को सिलेक्ट कर लूँ। तो फिर ये इस तरह से ऊपर से लेके नीचे तक एक टिकल डाउन इफेक्ट जो है वो नज़र आता है और उससे आपकी ये परफॉर्मेंस बनती है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।